वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंसंट्रेशन सेल की प्रॉब्लम्स को हम कैसे न्यूमेरिकल आएंगे आपको। तो आपको एक कंसंट्रेशन सेल गिवन है जिसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो 1 बार प्रेशर पे है, जो एनोडिक कंपार्टमेंट है, और उसमें वो इट इज़ डिप्ड इन ए सोल्यूशन जिसमें HCl 10⁻⁴ HCl है। और जो दूसरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है उस पर जो प्रेशर जो P2 है वो भी वन बार है, लेकिन वो डिप्ट है सोल्यूशन 10⁻⁻2 वाले सोल्यूशन में वो डिप्ट है। क्लियर? तो अब अगर हम इसको क्वेश्चन को चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, प्रेशर वैल्यूज दोनों में सेम आ रही हैं, P1 = P2। तो कल के डेरिवेशन को आप दोबारा ध्यान से जाके प्रीवियस वीडियो में चेक कीजिए। तो जब P1 = P2 हो जाए तो उस केस में जो ई सेल की वैल्यू है यहाँ पर आ गई, जो आपके सामने है कि ई सेल = 0.05916 log C2/C1, where C2 is the concentration of the cathodic compartment and C1 is the concentration of the anodic compartment। इस केस में आप चेक कीजिए, जो ई सेल है, ई नॉट सेल वैल्यू है वो 0 होती है इन ईच एंड एवरी केस। जितने भी केस हैं हर केस में ई नॉट वैल्यू क्या होगी, आंसर है 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि कैथोड और एनोड क्या है, कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के बने हुए हैं। सो जब भी कैथोड और एनोड सेम मटेरियल का होगा ई नॉट सेल 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो अगर हम चेक करेंगे तो इस केस में C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C2 की वैल्यू आ रही है -2 मोलर, और C1 की वैल्यू क्या आ रही है, तो C1 की वैल्यू आ रही है 10⁻⁴ मोलर। तो क्योंकि C2 की वैल्यू C1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल फंक्शन करेगा। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? क्लियर है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? तो दोबारा क्वेश्चन को समझिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड है एक HCl के सोल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी है 10⁻⁴, और जो दूसरा आपका सेल है, हाफ सेल है, वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। उसके अंदर भी जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रेशर 1 बार पे है, बट दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द HCl सोल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 10⁻⁻2। तो उस केस में P1 = P2 आ रहा है। तो जब P1 = P2 हो तो क्या करेंगे आप, सीधा सीधा इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे जैसा लिखा गया आपको। ये फुल डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया। तो C2 आ गया आपके पास। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है, ई सेल की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.05916 log 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 10⁻⁻4। अब चेक कर लीजिए वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आएगी, वैल्यू ये सी जो ऊपर की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.05916 log, तो ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 + 4। तो आंसर क्या आ गया, 0.05916 log 10⁻2। अब ये 2 वैल्यू है नीचे आ जाएगी क्योंकि log m⁻n क्या होगा, n log m। तो आंसर आ गया 0.05916 × 2 log 10। सबको मालूम है log 10 1 होता है। तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 0.11832 वोल्ट्स। आर यू ओके विद द सिचुएशन नाउ? तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई वोल्ट्स में, एक ई सेल जिसमें कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट। आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को दोबारा से। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये सिचुएशन है। तो ओके, यू गेट द आइडिया। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो 1 बार पे है, लेकिन उसमें एक एसिड है जो वीक एसिड है HA, जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर और जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻⁵। ये सॉल्ट ब्रिज है। दूसरे कंपार्टमेंट में HCl है, दैट इज आपके पास है 0.02 मोलर और जो हाइड्रोजन गैस है वो 1 बार पे है ओवर ए प्लेटिनम सरफेस। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ भी P1 और P2 सेम आ रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे? फ़र्क ये है कि ये एक वीक एसिड है। क्या ये एक वीक एसिड है? तो जो वीक एसिड होगा उस केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ वीक एसिड? जो वीक एसिड है उसमें H+ कंसंट्रेशन इज नॉट द एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो जैसे यहाँ पे 0.1 मोलर है तो यहाँ पर आप क्या H+ को क्या लिखेंगे? तो जो डिफरेंस आ रहा है पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में वो ये है कि अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो HCl की मोलैरिटी 0.02 है और HA की मोलैरिटी 0.1 मोलर है। तो क्या ये सेल्फ फंक्शन करेगा? रीज़न क्या है कि हमने तो अभी आपको पढ़ाया है कि जो C2 है इट शुड बी ग्रेटर देन C1, लेकिन इस केस में क्या C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा है या नहीं है? तो देखने में तो लग रहा है नहीं है। देखने में क्या लग रहा है? HCl की मोलैरिटी है 0.02 मोलर और HA की मोलैरिटी है 0.1 मोलर, लेकिन हमें मोलैरिटी से नहीं H+ कंसंट्रेशन से चेक करना है ये सब चीज़ें। तो कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया गया होता है मोलैरिटी ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोलैरिटी ऑफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो बच्चे सोच लेते हैं ये सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन चेक करेंगे तो ये जो HA है इसकी Ka वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10⁻⁵ मोलर, सॉरी 10⁻⁵, नॉट मोलर। Ka में आप कोई डायमेंशन लगाएंगे यहाँ पे तो 10⁻⁵ है यहाँ पे। तो Ka की जो वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड HA है वो 10⁻⁵ है। तो उस केस में वीक एसिड में H+ की वैल्यू क्या होती है? तो वीक एसिड केस में H+ की वैल्यू यहाँ तो होती है C इंटू अल्फ़ा और यहाँ होती है √KAC। तो ये जो है आपकी C1 की वैल्यू आएगी। तो C1 की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है H+ की वो क्या आएगी? वो आएगी C अल्फ़ा और √KAC। तो अल्फ़ा तो गिवन नहीं है आपको, लेकिन आपको Ka तो गिवन है। तो आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? Ka की 10⁻⁵ इंटू कंसंट्रेशन क्या है 0.1, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। तो ये कितना आंसर आ गया आपके पास? √10⁻⁻6। तो ये जो वैल्यू है रूट से बाहर आगे कितनी होगी? 10⁻⁻3 मोलर। जो C2 वैल्यू है वो है आपके पास 0.02, मतलब कितना हो गया ये? 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। तो आप चेक कर लीजिए कि जो वैल्यू पहले कम लग रही थी इस वैल्यू से, अब वही वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हुई या नहीं हुई? तो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना चाहिए कि कई बार जो C2 है, जो कैथोडिक C2 मतलब कैथोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन, वो अपीयर तो होती है कि लेस है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा निकलती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि एनोडिक कंपार्टमेंट में जो H+ कंसंट्रेशन है वो एक वीक एसिड से आ रही होती है। तो डिस्पाइट बीइंग हायर मोलैरिटी उसकी जो वैल्यू है क्या होती है? उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू द कैथोडिक
कंपार्टमेंट। क्लियर, ये आप समझ जाइए ध्यान से, श्योर। ओके, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए जो P2 है और जो P1 है ये सेम है, तो जब प्रेशर दोनों का सेम हो तो सेल रिएक्शन जो कंसंट्रेशन सेल में क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो E0 सेल तो 0 है, सबको मालूम है ये बात। तो E सेल की वैल्यू क्या आएगी, E सेल की वैल्यू आएगी 0.05916 log C2/C1। C2 क्या है यहाँ पे, C2 की वैल्यू है 5916 log 2 into 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करते करते क्या आंसर आएगा 0.05916, तो ये log 20 हो जाएगा। क्यों, ये -3 है, -2 है, ऊपर जाके कट कर देगा उसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग द लॉग हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0769 वोल्ट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस केस में जब एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट में आपके पास एक वीक एसिड है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे मान लीजिए यहाँ पे 10 एटमॉस्फेरिक पे है और HCl सोल्यूशन जो है वो दोनों में सेम है मान लीजिए। और देखिए इस केस में क्या है, जो P2 है और जो P1 है वो क्या नहीं है, जो P2 और P1 है वो सेम नहीं है, लेकिन जो बीच में सोल्यूशन है आपका वो सेम है। तो बोथ एनोडिक, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है और ये एनोडिक कंपार्टमेंट है। तो इस केस में P1 जो है नॉट इक्वल टू P2, जो प्रेशर है दोनों का सेम नहीं है, लेकिन जो C1 है वो इक्वल टू C2 आ रहा है। रीज़न क्या है, H+ कंसंट्रेशन सोम इन बोथ, दोनों के दोनों। आप कंसिडर कीजिए कि जो दो इलेक्ट्रोड हैं सेम, ये HCl का सोल्यूशन है, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं सेम सोल्यूशन में डिप्ड है, तो याद रखिए, और दोनों इलेक्ट्रोड वाया वोल्टमीटर आपस में कनेक्टेड है। क्लियर नहीं क्लियर आपको मेरी बात? तो इस पॉइंट पे आपको जो चीज़ समझनी है वो क्या समझना है, वो ये समझना है, दोबारा समझिए बात को, कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, एक, मैं दोबारा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे कि एक मोलर HCl सोल्यूशन है, ये कैथोडिक या एनोडिक जो भी मान लीजिए, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक जो इलेक्ट्रोड है वो प्रेशर P1 पे है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो प्रेशर P2 पे है, बोथ वाया वोल्टमीटर कनेक्टेड है। क्लियर, लेकिन HCl सोल्यूशन दोनों में सेम है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? तो ये क्वेश्चन को समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो क्वेश्चन समझने के बाद अब हम इसको आगे चलाते हैं। तो अगर C1 इक्वल टू C2 है और P1 इक्वल टू P2 नहीं है, तो हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है जो E सेल की वैल्यू है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, तो E0 सेल तो 0 होता है, वो होती है 0.05916/n log C2 का स्क्वायर इंटू P1 डिवाइडेड बाय
C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय P2। तो इस केस में क्या है, इस केस में C1 और C2 सेम है। तो अगर इस केस में C1 और C2 सेम है तो इक्वेशन कैसे चलेगी आगे, आप चेक कर लीजिए पूरे पूरे क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? श्योर। तो हम आगे चलते हैं। तो C1 इक्वल टू C2 है तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपस से कट जाएंगी। क्लियर अंडरस्टूड? तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी ई सेल इज इक्वल टू 0.05916 बाय n log P1 बाय P2। आर यू श्योर? ठीक है। तो ये जो P1 बाय P2 आपके पास आ रहा है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 0.05916 बाय 2 लॉग कितना आपके पास, P1 की वैल्यू 10 है, P2 की वैल्यू 2 है। तो आंसर आ गया 0.0596 बाय 2 लॉग 5। तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 होती है 0.699। कितना, 0.699। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आपके आंसर आ जाएगा तो ये चेक कीजिए, क्वेश्चन बहुत आपस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा मज़ेदार बात ये होती है कि क्वेश्चन की जो वेराइटीज़ हैं उनको करके हमें बहुत मज़ा आता है। तो आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में वैरायटी क्या थी। इस क्वेश्चन में वैरायटी क्या थी कि दोनों जो डिफरेंट सेल हैं, जो सेल इलेक्ट्रोड्स हैं, वो सेम ही कंसर्न सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब तक हमने क्या सीखा था, अब तक हमने जितने क्वेश्चन सीखे थे उसमें ये था कि कैथोड और एनोड है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिप्ड थे। यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन सेल है वो वर्किंग कर रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द गैस। आप चेक करेंगे दोबारा से क्वेश्चन को, अब चेक कीजिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा आपका एनोड है। तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो क्या आएगा आपके पास कि जो कैथोड और एनोड हैं, जो कैथोड और एनोड हैं वो सेम ही सॉल्यूशन में डिप्ड है, बट स्टिल द सेल इज एबल टू प्रोड्यूस वोल्टेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोड। कि जो गैस इलेक्ट्रोड है उनके प्रेशर में डिफरेंट है। तो हमने दो बातें यहाँ पर नहीं सीख ली हैं क्या, ठीक है। देखिए आप ध्यान से कि कंसंट्रेशन सेल तभी काम करेगा, कंसंट्रेशन सेल तभी काम करेगा या तो कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो और या फिर प्रेशर डिफरेंट हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया क्वेश्चन आपको? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा। कि मान लीजिए यहाँ पर H2 गैस है 1 बार पे और एक HA एसिड है 0.1 मोलर पे, जिसकी K वैल्यू है 10 पावर -5। दूसरा एक और एसिड है जिसमें Ka वैल्यू है 10 पावर -3 और उसकी मोलैरिटी भी 0. आप समझ लीजिए यहाँ पे 1 मोलर है।
लेकिन जो गैस है वो 1 बार पे ही है इन प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन। क्लियरली क्लियर, आप समझ लीजिए। तो प्रेशर एट 1 बार इन प्लेटिनम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आर यू श्योर? तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। अब दोनों एसिड क्या हैं, दोनों एसिड आपके क्या हैं, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो आप इसको बी मान लीजिए। तो दो एसिड हैं HA। अब चेक कीजिए दोनों की मोलैरिटी सेम आ रही है, लेकिन K की वैल्यू सेम नहीं है। तो आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व दैट। श्योर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि मान लीजिए ये है 2 बार पे, और यहाँ पे कोई एसिड है HA 0.2 मोलर, K की वैल्यू 10 पावर मान लीजिए -5 है। दूसरा कोई एसिड है HP, इसमें K की वैल्यू 10 पावर -3 है, मोलैरिटी 0.3 मोलर है, और जो H2 है वो 1 बार पे है इन प्लेटिनम। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। दोनों के दोनों कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं है। ओके, श्योर। अब इसके अलावा हमने एक चीज़ और सीखी हुई है, वो क्या था कि E0 सेल अगर 0 है मतलब कि वो कंसंट्रेशन सेल है, और E सेल 0 है मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। किस पे चल रहा है वो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो E0 सेल 0 है मतलब कंसंट्रेशन सेल है, और अगर E सेल 0 है तो मतलब इक्विलिब्रियम है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें केस में क्या है कि आपको पता लगाना है यहाँ पर इस केस में कि जो आपको E0 वैल्यूज़ दे रखी हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, आप बताइए कि क्वेश्चन कैसे चलेगा। उसमें आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, कैसे। तो क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते पहले आप। तो पहले क्वेश्चन है कि जो एक मेटल A है उसको हमने प्लेस किया है, प्लेस्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BSO4। A और B दो डिफरेंट मेटल हैं, एक का सॉल्यूशन हमने बनाया है। उसमें होता क्या है, जो A है, A इज एबल टू डिस्प्लेस B2+ आयन। तो आपको अगर दे रखा है E0 A2 टू A की वैल्यू है 0.4 वोल्ट्स, और E0 B2 से जो B की वैल्यू है वो है 0.42।
वोल्ट्स। तो आपको बताना है, दोबारा समझिए, मेटल ए इज प्लेस्ड इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ BeSO4, ए इज एबल टू डिस्प्लेस B2 प्लस आयन। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर जो E0A और E0B की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको बताना है व्हाट इज द concentration of A2 plus and B2 plus at equilibrium। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्वेश्चन क्या है? मेटल A इज एबल टू प्लेस्ड इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ BaSO4, A is able to displace B2 plus ions। तो E0 A2 to B की वैल्यू और B2 to B की वैल्यू आपको गिवन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड B2 एट इक्विलिब्रियम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम अब करेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है जी, तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर कि जो A है वो जब B2 प्लस से रिएक्ट करता है तो जो B इज एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड A इज एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन। कैसे मालूम पड़ा हमें ये बात? E0 की वैल्यू से मालूम पड़ गया कि E0 जो B है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ E0 ऑफ आपकी A है। तो जिसकी E0 वैल्यूज हाई होती हैं जनरली वो इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस है, कहाँ से लेगा? तो उसी से लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की पावर होती है। तो किसके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन देने की? इलेक्ट्रॉन देने की पावर जो होती है उसी इलेक्ट्रोड के पास होती है जिसकी E0 वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की उसकी वैल्यू से कम हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि B2 प्लस की वैल्यू 0.42 है और A2 प्लस 2A की वैल्यू 0.4 है, तो ऑब्वियस है B की SRP वैल्यू हाइयर है। तो जिसकी SRP वैल्यू हायर होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे घर में क्या होता है कि अगर आपका छोटा भाई है तो पहले आइसक्रीम वही खाएगा चाहे जो मर्जी हो, या आपकी छोटी कोई बहन है तो घर में अगर आइसक्रीम आ गई तो पहले वही खाएगी, आपका नंबर बाद में ही आएगा। ठीक है नहीं? क्लियर? तो ये ऐसे ही है कि जिसका बर्थडे हो पहले केक वही खाएगा। क्लियर? तो वही पॉइंट है, जिसकी E0 SRP वैल्यू ज़्यादा है वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरे का नंबर बाद में आएगा भाई। श्योर? तो ये जो पॉइंट है इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम के ऊपर जो E सेल है 0 होती है, लेकिन E0 सेल तो 0 नहीं होती। तो इक्विलिब्रियम पर जो इक्वेशन है वो क्या होती है? जो E0 सेल है वो क्या होता है? वो होता है 0.05916 n log इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं लॉग इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे, तो वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्योर ए और प्योर बी को नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों की एक्टिविटी 1 होगी। क्लियर नहीं? क्लियर? श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो प्योर ए और प्योर बी की कनेक्टिविटी नहीं। तो इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। आर यू श्योर? तो ये वैल्यू लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि लॉग जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है? वो है n इंटू E0 सेल डिवाइड बाय 0.05916। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं।
आर यू क्लियर अबाउट दैट? इसको चेक कर लीजिए आगे ध्यान से। श्योर? चलिए इसको दोबारा लिखते हैं हम लोग। a प्लस b2 प्लस गिव्स यू b प्लस a2 प्लस। तो ये 1 मोलर मेरे को गिवन है क्वेश्चन के शुरू में, ठीक है, क्लियर। तो ये 0 0 है, तो खैर इसकी एक्टिविटी से फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 1 माइनस एक्स है तो ये x है। इसकी कन्वेंशन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमें। रीज़न क्या है, ये सॉलिड स्टेट में आया है तो इसकी एक्टिविटी 1 नहीं होगी। क्या होगी? एक्टिविटी 1 नहीं होगी। तो हमें इन दो से मैटर है। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो आंसर है x बाय 1 माइनस एक्स, और जो नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आया है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल टू है। चेक कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो बैलेंसिंग का झंझट यहाँ पे नहीं है, सबको आसानी से अपने मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, हम इक्वेशन में पुट करते हैं। पहले तो ई नॉट सेल निकाल लें। तो ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है, एनोड क्या है? तो जिसकी वैल्यू हाइयर है वो क्या होता है? कैथोड है, कैथोड है, कैथोड। तो यह जाएगा 0.42 माइनस 0.4। तो आंसर क्या आ गया? 0.02। तो ई नॉट जो सेल है वो कितना आ गया? 0.02। तो ई नॉट की वैल्यू 0.02 है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन आगे हो रहा है। आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो ये वैल्यू हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जनरल इक्वेशन कौन सी है आप चेक कर लीजिए। पहले आप देखिए, ये हम क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था मेटल ए प्लेस्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, आगे आपके पास, जबकि ई नॉट वैल्यू रखी है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि आप बताइए A2 और B2 क्या है इक्विलिब्रियम पे। फिर किस पे आएंगे हम? फिर हम आएंगे कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ लिया है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे ये वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा? ये दो वैल्यूज आएंगी। तो आंसर आएगा n ई नॉट सेल बाय 0.0591 लॉग इक्विलिब्रियम। तो लॉग इक्विलिब्रियम क्या होगा? लॉग B2 सॉरी log A2 प्लस। तो हमारी जो आंसर आया था वो क्या आया था? हमारे पास आंसर जो अभी आया वो आया था log x बाय 1 माइनस एक्स। n की वैल्यू 2 है, ई नॉट की वैल्यू 0.02 है, डिवाइड बाय 0.05916। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो log x अपॉन 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 0.04 डिवाइड बाय 0.05916। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.05916। इट कम्स आउट टू बी 0.6761 log x बाय 1 माइनस एक्स। श्योर अबाउट दैट? तो इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे तो एंटी लॉ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सॉल्व फॉर एंटी लॉ।
तो एंटी लॉग सॉल्व करने पर हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंटी लॉग सॉल्व करने के पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है x इक्वल टू 0.7948। तो x क्या था यहाँ पे, x ऑब्वियस है, ये आपके पास A2 प्लस की कंडीशन आई है, 1 माइनस कितना है 0 पॉइंट कितना है 0.2052, क्या है ये B2 प्लस की कंजर्वेशन है। तो ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके IIT एडवांस में पक्के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? श्योर? तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। श्योर? क्लियर? अब देखिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आपको लेके चलेंगे। मान लीजिए कोई एक, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल। कि जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले दिन से बोला हुआ है, रिपीट देता हूँ बात को, कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से या चार्ज के, या आयन्स भी चार्ज को कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या आयन की ट्रांसफ़र से जो लोअरिंग इन वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक वर्क डन बनता है। श्योर अबाउट दैट? तो ये थर्मोडायनेमिक सेल क्या है, इसको अब चेक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास एक जर्नल, एक सेल है, कोई मेटल M है डिप्ड इन इट्स ओन आयनिक सोल्यूशन, फिर कोई मेटल Y है डिप्ड इन इट्स ओन आयनिक सोल्यूशन। तो अगर आपसे बोला जाता है भैया बताइए इसकी ई सेल क्या है, तो आप बोलते सर इसकी जो T की वैल्यू अगर 298 केल्विन है, तो आप बोलते हो सर इसकी जो E की वैल्यू है वो है E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट, जो ये Y है। तो Y और Y1 ये क्या है, ये इसमें से जो Y है ये सेल प्रोडक्ट है और YN क्या है, सेल रिएक्टेंट है। उसी तरह क्या होगा, तो इसी तरह ये दो M क्या है, सेल रिएक्टेंट है, और ये क्या है, सेल प्रोडक्ट है। क्लियर? तो जिन पे टिक लगाया मैंने, एक नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों सेल प्रोडक्ट्स हैं, और जिन पे क्रॉस लगाया हुआ है ये क्या है, ये दोनों सेल रिएक्टेंट है। तो Q की वैल्यू क्या होगी, सेल प्रोडक्ट बाय सेलेक्ट। टिक मार्क वाले क्या है, टिक मार्क वाले हमारे पास सेल, टिक मार्क वाले क्या है, टिक मार्क वाले सेल प्रोडक्ट हैं, और क्रॉस मार्क वाले क्या है, सेल रिएक्टेंट है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर वैल्यू 298 है तो क्या आंसर होता है, तो आंसर होता है हमारे पास E नॉट सेल माइनस 0.05916 बाय N log Q। ये क्या है, E सेल की वैल्यू है। तो E सेल के लिए यहाँ पर होगी, तो क्या होगा, जब T की वैल्यू 298 केल्विन है, 298 केल्विन, ठीक है। अगर मान लीजिए T की वैल्यू हमारे पास है 350 केल्विन, तो E नॉट सेल माइनस 0.06944 बाय N log Q क्या होता है, E सेल की वैल्यू हो जाती है। इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर को चेंज किया
तो अब चेक कीजिए ये वैल्यू बाकी सब कुछ सेम है, ई नॉट तो सेम ही रहेगा। तो ई सेल की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, कितनी चेंज होगी? देखिए पहले थी 0.59, अब कितनी होगी? 0.69। उसी तरह से अगर टी की वैल्यू कितनी होगी? टी की वैल्यू होगी 400 केल्विन, ठीक है। चेक कर लीजिए ये वैल्यू कि ई सेल की वैल्यू क्या है। ई सेल की वैल्यू ये ई नॉट सेल माइनस दिस बाय दिस। अगर टी 400 केल्विन है तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी ई नॉट सेल माइनस 0.07936 बाय n log Q। तो अब चेक कर लीजिए 3 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 थी। इसको मान लो ये T2 है, ये T3 है और ये T1 है, मान लीजिए। तो T1, T2 और T3 पर तीनों पे आप चेक कर लीजिए क्या ई सेल की वैल्यू सेम आएगी? नहीं आएगी। डिस्पाइट अगर यहाँ पर Q की वैल्यू सबकी सेम हो तब भी नहीं आएगी सेम। क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर, एक केस में 0.079 है, दूसरे केस में 0.069 है, तीसरे केस में 0.59 है। ये जनरल है जो हम चेक करते हैं हर एक केस में। यही केस एक्चुअली में आपको एग्जाम में आएगा। ये जो T2 और 3 का केस है ये तो मैंने आपको जनरल एक परसेप्शन माइंड में बनाने के लिए दिया है कि यू चेंज द टेम्परेचर, डेफिनेटली ई नॉट सेल चेंज नहीं होगा। तीनों केस में ई नॉट सेल सेम रहेगा। तो अगर कंसंट्रेशन भी सेम है, मान लीजिए हमने सब केसेस में कंसंट्रेशन भी मेटल आयन की 0.4 0.4 मोलर सभी केस में रखी है, डिस्पाइट बीइंग दैट ई सेल के लिए सेम नहीं आएगी। क्यों? जो कंसंट्रेशन फैक्टर की लॉग की वैल्यू के साथ जो वैल्यू चेंज मल्टीप्लाई होगी वो सेम नहीं है। एक केस में 0.79 है, दूसरे केस में 0.69 है, तीसरे केस में 0.59 है। इसका मतलब क्या हुआ? विद चेंज इन टेम्परेचर ई सेल विल चेंज। टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा? ई सेल चेंज होगा। थर्मोडायनेमिक का ये रूल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर। जरूरी नहीं है अब तक हम कंसंट्रेशन चेंज करते रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें मालूम पड़ गया कि इफ़ यू चेंज द टेम्परेचर देयर विल बी ए चेंज इन ई सेल। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव नाउ टू लर्न दैट। तो अब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा जी के लिए आप जानते हैं, डेल्टा जी के लिए क्या होती है? माइनस एन एफ ई सेल। तो आप लोग जानते ही हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है ये तो स्टैंडर्ड है। क्या ये वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड है। डेल्टा जी नॉट ये किस पर है? व्हेन जब टेम्परेचर कितना है? जब टेम्परेचर 298 है, जब प्रेशर 1 बार है और जब कंसंट्रेशन 1 मोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो चेंज होने वाला नहीं है भाई। तो चेंज होने वाला है वो ये। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट चेंज कैसे होगा? नॉट का मतलब ही क्या होता है? स्टैंडर्ड। कि जब T 298 है, जब प्रेशर 1 बार है और जब कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो चेंज होने वाला होगा वो ई सेल ही होगा। तो अब हम जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू एक तो ये है। दूसरा आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए, देखिए आप दोबारा समझिए, जो एन एफ है वो क्या है? जो नेगेटिव सिंबल है ये शो करता है डिक्रीज, ठीक है। आप इसको ऐसे मान के चलिए, डिक्रीज डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू
चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज क्या होता है एन एफ, पोटेंशियल क्या होता है ई सेल, डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज एनर्जी क्या होता है माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से एनर्जी में डिक्रीज आता है उसी को हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। इसको अगर हम आगे चलेंगे तो क्या चलेगा, तो सबको मालूम है कि G जो है वो होता है H माइनस टी एस। तो अगर आप डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो फिर G क्या होगा, G की वैल्यू H की वैल्यू कहते हैं, G स्टैंड फॉर गिब्स एनर्जी, H स्टैंड फॉर इंथैल्पी, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, एंड स्टैंड फॉर इंट्रोपी। तो ये वेरियस सिंबल आपको याद है। फिर जो इंथैल्पी है वो दो फंक्शन का, तो H की जगह क्या लगाएंगे, इन प्लेस ऑफ इंथैल्पी यू विल राइट इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। अब आप डिफरेंशिएट कर दिए थ्रू आउट इक्वेशन तो क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस वी डी पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। सबको मालूम है डेल्टा यू इन डेल्टा टी किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू डेल्टा एच की होती है, माइनस वी डी पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डी टी इज इक्वल टू डेल्टा जी। अब सबको मालूम है डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच बाय टी होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो देखिए टी डेल्टा एस माइनस वी डी पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डी टी। तो क्या होगा, ऑब्वियस है ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बोथ विल कैंसिल आउट इधर। तो ये प्लस का है वो माइनस का है, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो आएगी, ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। अब चेक कर लीजिए, दोबारा चेक कर लेंगे, जी गिब्स एनर्जी है इक्वल टू एच माइनस टी एस है, तो जहाँ पर इंथैल्पी है वहाँ यू प्लस पी भी आ जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप थ्रू आउट, तो ये जी का हो जाएगा डेल्टा जी, यू का हो जाएगा डेल्टा यू, पी तो डेरिवेटिव का रूल लगाइए, फर्स्ट इन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इन डेरिवेटिव फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस दोनों में आएगा, तो वही फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड माइनस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो माइनस सिंबल को भी बाहर है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या है, बाय डेफिनेशन इक्वल टू डेल्टा एच होता है। फिर डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी होता है, तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस टी डेल्टा एस से ये प्लस का टी डेल्टा एस कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई वी डी पी माइनस एस डी टी। क्लियर अंडरस्टूड नाउ? श्योर? समझ आ गया बेटे आपको? तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो आगे लेके चलते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो डेल्टा जी है वी डी पी माइनस आपका एस डी टी। तो अगर आप बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर है, मान लीजिए क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट क्या आ जाएगा, माइनस एस डेल्टा टी, ठीक है, व्हेन डी पी ज़ीरो, व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर हैज़ बीन टेकन। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एस। तो अगर आप सबको मालूम है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव पॉसिबल्स होते हैं, तो अगर हम इसमें फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप बोल सकते हैं डी ऑफ डेल्टा जी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस
तो उससे एक नई इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, माइनस डेल ऑफ ये माइनस इस साइड रहने दो, ये हो जाएगा डी ऑफ डेल्टा जी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। इसको थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा डी ऑफ डेल्टा जी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो आप क्या करेंगे, अब आप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में, इसका क्या हुआ, आप इसको डेल्टा एच प्लस टी माइनस डेल्टा एस लिख सकते हैं। ये आप याद रखिए, ये पूरा डेरिवेशन है, ध्यान से पढ़ते जाइए आप लोग। तो क्या होगा, अब इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू आई कैन पुट दिस वैल्यू। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो अब हम क्या पुट करेंगे, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी माइनस डेल्टा एस। तो एक नई इक्वेशन आपके पास आ गई, प्लस टी डी ऑफ डेल्टा जी बाय डेल्टा टी। तो एक दिस इज द वे यू विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन नाउ, ठीक है। तो माइनस टी डेल्टा एस का ये आ गया। आर यू श्योर? क्लियर? नोट कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। हेलो, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि जो E2 माइनस E1 है वो डिवाइड बाय क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू DE बाय DT। क्योंकि ये सब कुछ प्रेशर कांस्टेंट पे चल रहा है, याद रखिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा, पिछले डायरेक्शन में किया है, कांस्टेंट प्रेशर पे लेके ये इक्वेशन है, सही है सारी। तो EMF ऑफ द सेल विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो E2 माइनस E1 बाय T2 माइनस T1, अब ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो बात की बात है, लेकिन विद इंक्रीज और विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज में दोनों चीज़ें आएंगी, डिक्रीज भी आएगा इंक्रीज भी आएगा, EMF में चेंज होगा। तो इसको जो एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, वो आई पैड पे ये आई डॉट आ नहीं है मेरे पास, तो आप समझ जाइए आई के ऊपर डॉट लगा हुआ है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो DE बाय DT की जो वैल्यू है ये आपने यहाँ रखनी है, E2 माइनस E1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू DE बाय DT। श्योर? क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर आपको ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। हमें मालूम है जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो है माइनस NF E सेल। तो अगर आप दोनों साइड को अगर आप डिवाइड करेंगे विद चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या आंसर आएगा, माइनस NF DE सेल बाय DT। चेक कीजिए, आपने दोनों साइड को, लेफ्ट और राइट को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T। क्लियर? आर यू श्योर? अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस NF E सेल, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T। तो ये आपके पास क्या आ गया, DE बाय DT। तो ये तो कॉन्स्टेंट है, N और F तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। उसी तरह डेल जी में डेल्टा D बाय DT आ गया। अब इक्वल टू माइनस है ये,
तो माइनस का सिंबल इधर ले जाइए, माइनस डी ऑफ डेल्टा जी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एन एफ डी बाई डी टी। तो अब चेक कीजिए ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है वो डेल्टा एस के इक्वल है। डेल्टा एस इक्वल टू माइनस एन एफ डी बाई डी टी। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई, वो क्या आ गई कि अगर हम डेल्टा एस को एन एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी टी आएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो इक्वेशन, ये भी इक्वेशन आपके पास आ गई, तो ये इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल भी है। दूसरी वैल्यू ये आ गई डी बाई, ये क्या है, चेंज इन। तो अब डी बाई डी टी की जगह टी ई टू बाई ई वन बाई टी टू बाई माइनस टी वन लिख सकते हैं। आर यू श्योर? अब रह गया डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी है। हमारे पास डेल्टा जी आ गया सेल का, हमारे पास डेल्टा एस भी आ गया सेल का, तो क्या रह गया, डेल्टा एच ही रह गया ना। तो अब डेल्टा एच को निकालते हैं। तो सबको मालूम है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जहाँ पे डेल्टा जी है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा एच आपको निकालना है, और जहाँ पे डेल्टा एस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा एन आपके पास एफ डी बाई डी टी। तो ये चेंज इन, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो अब आप इस पूरे के पूरे टर्म को इक्वल टू किस ले जाइए, तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी ई बाई डी टी। इसमें से एन एफ कॉमन बाहर आ गया, तो एन एफ कॉमन बाहर आने पे क्या होगा, माइनस ई सेल प्लस टी डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एच। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, डेल्टा एच की भी, डेल्टा एस की भी और डेल्टा जी की। क्लियर अंडरस्टूड नाउ? तो आप तीनों के तीनों वैल्यूज़ डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा जी निकाल सकते हैं। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था ये। तो आप समझ जाइए कि ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियरली अंडरस्टूड? डेल्टा एस की वैल्यू होगी एन एफ डी बाई डी टी, डेल्टा जी की वैल्यू होगी माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा एच की वैल्यू होगी एन एफ ब्रैकेट माइनस ई सेल प्लस टी डी बाई डी टी, वेयर डी बाई डी टी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट मीन्स द cell values, the cell EMF of the cell changes with the change in temperature. Are you sure about that? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। आर यू श्योर? हाँ, तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ये है कि एक्सपेरिमेंट भी पता लगाया गया है कि एक सेल है, प्लेटिनम जो है सरफेस पे H2 गैस डिजॉल्व है 1 पे, और HCl है एक AgCl सोल्यूशन के साथ, सैचुरेशन सोल्यूशन के साथ, और उसमें डिप है सिल्वर का वायर। जो ई सेल है वो है 0.265 वोल्ट्स जब टेम्परेचर है 298 केल्विन, और ई सेल है 0.2595 वोल्ट्स और जब टेम्परेचर है 308 केल्विन। तो बोल रहा है बताइए इस इक्वेशन में आपके पास डेल्टा एच कितनी वैल्यू होनी चाहिए सेल के लिए। तो इतना समझ लीजिए यहाँ पर जो सेल का रिएक्शन है इसमें कोई ज़्यादा रोल सेल का नहीं है, आपको पता लगाना चाहिए कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि यहाँ पर आप एन की वैल्यू पता लगाने के लिए डेल्टा एच निकालेंगे, तो पहले आप चेक कर लीजिए एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, जो H2 गैस है वो लॉस हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और कैथोड पे क्या हो रहा है,
कैथोड पर आपका जो सिल्वर है AgCl है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना रहे हैं आपको Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में Ag प्लस ने किया, तो कैथोड और एनोड पे अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो ऑब्वियस है कैथोड वाले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। क्लियर इंडियन स्टूडेंट ना? तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्या है इस पे, यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस केस इज 2। अब चेक कर लीजिए प्लीज़ ध्यान से इसको। श्योर? अब हम आगे चलते हैं। तो पहले हम d/dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। d/dt की वैल्यू क्या है, तो आंसर है E2 माइनस E1/T2 माइनस T1। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है 0.2595 माइनस 0.265 डिवाइड बाय 308 माइनस 298। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया यहाँ पे आपके पास माइनस 0.00055। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है, d/dt की वैल्यू है कि नहीं? श्योर? अब अगर हम डेल्टा एच को निकालना चाहते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू होगी यहाँ पर NF माइनस E सेल प्लस T d/dt। अब आप इसमें सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एच का आंसर क्या होगा, एन की जगह आप क्या रखेंगे, तो ऑब्वियसली 2 रखेंगे, 56900 माइनस ई की जगह माइनस 0.265 प्लस टी की जगह आप 298 इंटू 5. माइनस का सिंबल आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये सारी वैल्यू जब पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस 82777 जूल्स। आर यू ओके विद दैट? तो कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड यू आर एबल टू गेट दिस आंसर। आर यू श्योर? वेरी गुड।